हेलो 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 बच्चों, आप सबको स्वागत है हमारे नए पूरे कंप्लीट फिजिक्स के एक लेक्चर में। अब जैसे आप सबको पता ही है कि 11 तारीख को प्री बोर्ड का पेपर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्री बोर्ड से 2 दिन पहले हमने क्या करा, एक वन शॉट को बनाया गया जिसमें हमारे पास कितने चैप्टर है इसके अंदर, कुल कुल टोटल हमारे पास 3 अलग अलग चैप्टर है। जिसमें कंप्लीट जो फिजिक्स है, जिसमें हमारे पास पहले क्या है, लाइट। और लाइट के अंदर पहला तो एक लाइट है। लाइट के बाद हमारा जो है सेकंड चैप्टर वो है इलेक्ट्रिसिटी। पहले लाइट है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ लास्ट में मैग्नेटिज्म को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, और ये जो मैंने एक वन शॉट बनाया है ये कंप्लीट फिजिक्स का, इससे क्या बेनिफिट है। इससे बेनिफिट ये है कि इसमें क्या होगा कि आप इसको 2 दिन पहले भी आप इसको अच्छे से देख लेते हो तो क्या होगा कि पूरे अब पेपर के अंदर जो फिजिक्स का जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो इसमें। और सेम क्या होगा कि इस पेपर जो है वो बिल्कुल सेम का सेम क्या होगा, यहीं से देखा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या, आइए शुरू करते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसकी मतलब क्या नाम है, जो लाइट है, जो लाइट जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को देखना है। तो देखो भाई, पहला चैप्टर हमारा लाइट शुरू हो गया, जिसमें इस लाइट चैप्टर में जो कवर करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन है और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। जिसमें अगला जो टॉपिक है तीसरा, जैसे रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लास्ट में क्या करेंगे, बाल्टी भर के सवाल करेंगे बिल्कुल, और इसके अंदर हम अलग अलग वैरायटी के सवाल भी देखेंगे। और मैं बहुत सारे बाल्टी भर के सवाल लाया हूं, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व भी करेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या है, बिल्कुल 8वीं से पढ़ते हुए आते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन हिट ऑफ पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस का मतलब, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, ये बिल्कुल दिख रहा है, ये मिरर दिख रहा है। अब इस मिरर के ऊपर देखोगे तो ये क्या है, पीछे से पेंट है। पेंट का मतलब ये क्या है, एक प्रकार का पॉलिश हो रखा है। और साथ ही साथ इसके उल्टा देखोगे, ये उल्टा जैसे दिख रहा है बिल्कुल, उल्टा जो है ये क्या है, बिल्कुल प्लेन है। और साथ ही साथ इसके पीछे देखोगे तो ये क्या है, कलर से पेंट किया गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि लाइट को बाउंस बैक करवाते हैं, मतलब ये जो प्लेन सरफेस है इससे क्या होगा, लाइट आएगी और इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यही क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब इसमें क्या है कि कई साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया, इस लॉ को भी बना दिया। लॉ क्या है, आइए देखते हैं लॉ क्या है। लॉ क्या है कि इसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये बिल्कुल दिख रहा है, ये डायग्राम। अब ये डायग्राम जो है, अब इस डायग्राम जो दिख रहा है ये बिल्कुल, अब यहाँ पे क्या है, ये हमने मार रखा है एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है कि जो घर में नॉर्मल हम क्या करते हैं, उसे फेस वेस देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं, उसमें देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है, सेम वैसा ही होता है जैसा ये मिरर हमको दिख रहा है इसके अंदर मिरर। देखो भाई, प्लेन मिरर में क्या होता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है जो घर वाला होता है। देखोगे उसके पीछे से जाके देखोगे मिरर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि पीछे से पेंट होता है। पेंट इसलिए होता है कि हम क्या करते हैं, अपना मुंह जो है, अपना थोबड़ा तुरंत उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर की जो लाइनें दिखा रहे हैं, ये लाइनें दिखाने का मतलब क्या है, इसके पीछे पेंट है। अब पेंट है तो इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके चली जाएगी। ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। और बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे क्या होगा, नॉर्मल रे होगा। यही क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखने को मिलता है। जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पता चल गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे, और ऑल लाइन सेम, मतलब क्या नाम है, लाई ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब होता है कि ये जो दिख रहा है प्लेन मिरर, इसी के ऊपर ये तीनों लाइन क्या करती है, बिल्कुल लाई करती है। यही हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आगे, अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हो गया। अब इसमें मिरर की बात आती है। मिरर में क्या है, मिरर के अंदर आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब है कि भाई एक ऐसा एक मिरर हो, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, 2 अलग-अलग मिरर है। अब 2 मिरर है तो देखोगे तो ये वाला जो मिरर है हमारे पास, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये वाला जो आगे से बल्ज आउट है, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, एक स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल लेंस से क्या होता है, ये आया हुआ था, मतलब कट के बनाया जाता है। जिसमें स्फेरिकल में क्या होता है, एक गोला होता है बिल्कुल, ये गोला हो गया।
अब गोला है तो इसी से क्या करेंगे, बीच में ऐसे कट कर कर हम क्या बना देंगे, दो मिरर बना देंगे। दो मिरर हमारे पास कौन सी होती है, एक कॉनकेव मिरर होती है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर में देखोगे तो इसके जो पीछे जो थोड़ा सा ऐसे केव्ड टाइप बन रहा है, मतलब एक गुफा टाइप बन रहा है। गुफा टाइप में क्या होता है कि बाहर पेंट होता है और अंदर पेंट नहीं होता। तो ये वाला देखोगे ध्यान से, ये वाला। अब इसमें क्या है कि ये है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है तो ये बाहर से क्या है, यहाँ से पेंट है और अंदर देखोगे तो थोड़ा सा क्या बन रहा है, ये केव टाइप बन रहा है। यही हमारे पास कॉनकेव मिरर। और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड में है ये है कॉन्वेक्स मिरर। इतना बात है। तो ये क्या होता है, लाइन दिखाने का मतलब ये पीछे क्या है, पॉलिश है। और ये ऐसा दिखाने का मतलब, प्लेन का मतलब होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल ये क्या होगा, सेम प्लेन होगा, जैसे ये प्लेन जैसा कि दिख ही रहा है। और इस तरफ क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि इधर पेंट हो रखा है। ऐसी है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बल्ज में जो होता है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग होता है और साथ ही साथ अंदर क्या होगा, वो पेंट होगा। तो ये कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर। इतना बात पता चल गया। अब इसी में क्या है कि हमने इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो है इसकी इमेज देखी गई। अब कॉनकेव मिरर जो होता है इसकी अलग अलग पोजीशन को हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को रखा और उसकी हमने क्या देखा, इमेज को देखा। तो जैसा कि है कि कॉनकेव मिरर में कितने इमेज बनते हैं, ये याद करना है बिल्कुल। कितने बनते हैं इसके अंदर, 6 बनते हैं। और इसमें से आना पक्का ही पक्का है कि जो छठा केस है जो होता है, इसका क्या नाम है, कॉनकेव मिरर का जो छठा केस है उससे बिल्कुल सवाल आ ही सकता है। तो कॉनकेव मिरर कितने बनाते हैं बिल्कुल इमेज, वो 6 इमेज बनाता है। जिसमें पहला क्या कौन सा है कि पहला कौन सा है इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया। अब इसके अंदर 6 ये इमेज है। अब देखोगे इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं कहां पे, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को रख दूं मैं कहां पे, बहुत दूर रख दूं, तो उसका इमेज कहां बनता है, मतलब उसकी पोजीशन बनेगी कहां पे, फोकस पे बनेगी। ये बात पता चल गया। अब इसी के साथ साथ क्या है कि ये कैसी बनेगी, तो हाईली डिमिनिश्ड और देखने में कैसा लगेगा, ये पॉइंट साइज। और ये रियल इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमने क्या कर दिया कि जो मिरर है कॉनकेव मिरर, अब मैंने ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा पेन, लेकिन जो मेरे को इमेज दिख रही है वो कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। इसका मतलब वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। इतना बात पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, बायोन्ड सी रखूंगा, मतलब सी के साथ, मतलब साथ में रखूंगा तो वहां बनेगा एफ एंड सी के बीच में, और उसके साथ कैसे इमेज दिखेगा, वो डिमिनिश्ड दिखेगा और रियल एंड इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। इतना बात है। जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, सी पे, तो इमेज भी सी पे बनेगा और साथ ही साथ कैसा दिखेगा, सेम साइज का दिखेगा। और कैसा इमेज दिखेगा, रियल एंड इन्वर्टेड दिखेगा। और हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बन जाएगी, बायोन्ड द सी। और कैसी इमेज दिखेगी, इन लार्ज दिखेगी, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। और साथ ही साथ क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी। और एफ पे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। और साथ ही साथ इसका कोई इमेज नहीं बनता है। इमेज नहीं बनता मतलब लाइन यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस नहीं करेगा। यही लाइट के अंदर होता है। अब जैसे बिटवीन पी और एफ, पी और एफ के बीच में रख दूं तो बनेगा बिहाइंड द मिरर, और साथ ही साथ वो इनलार्ज होगा और वर्चुअल इरेक्ट होगा। अब जो पेपर में आने के चांसेस है, कॉनकेव मिरर से जो इमेज से पूछा जाएगा तो अब उसके अंदर जो छठा केस है, इसी में से क्या होगा, ये छठे केस में ही क्या होगा, पूछा जाएगा पेपर में कि भाई ऑब्जेक्ट को हमने कहा रख दिया, पी और एफ के बीच में रख दिया, तो उसका इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के क्या बनेगा, साथ में बनेगा। और साथ ही साथ कैसा दिखेगा, इनलार्ज और वर्चुअल इरेक्ट, मतलब सीधी बिल्कुल देखने को मिलेगी। ये हो गया कॉनकेव मिरर की, जैसा ये डायग्राम बनाई हुए है। अब इसमें देखोगे तो पहला ये जो इमेज है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, एफ पे। एफ पे रखा है तो इमेज, मतलब इमेज कहां बनेगी इसकी, इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब ये लाइन क्या हो रहा है, बिल्कुल कटे नहीं कर रहा। सेम ऐसा ही है। और जो लास्ट वाला केस है हमारा कि बिहाइंड द सी बन जाता है, अब इसके अंदर क्या है, बिहाइंड द सी बन जाता है, वो कहां पे बनेगा, बिल्कुल जहां पे मैं पी और एफ के बीच में रख दूं। इतना बात पता चल गया, पी और एफ के बीच में। तो इसके अंदर क्या है, पी और एफ पे कौन सा है, अब इसके अंदर पी और एफ पे तो रखा ही नहीं गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक अलग केस बना के दिखाऊंगा, छठा केस कैसा बनता है। तो देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर। अब यहां से हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी लाइन बना दी परपेंडिकुलर, इसके इमेजिनरी लाइन बना दी, तो ये लाइन बन गई, ये इमेजिनरी लाइन। अब यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब इसको लिखेंगे आप, पी और एफ के बीच में इसका पूरा बिल्कुल, इसका जो है ये सेंटर कहाँ होता है, सी यहाँ होगा और एफ जो होगा यहाँ होगा। इतना बात पता चल गया। और
ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, एफ और पी के बीच में। ये पॉइंट जो है पी है, इसको पोल कहते हैं जो मिरर से बना होता है। तो ये हो गया हमारे पास पोल, और ये कुछ ऐसा जाएगा। तो जैसा कि दिख ही रहा है कि इमेज कहाँ बन रहा है, इसके पीछे बन रहा है, तो यहां पे इमेज बनती है इसकी। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा पी, मतलब एफ और पी के बीच में रखा, तो इमेज कहां बन गई इसकी, बिहाइंड द मिरर बन गई। यही छठा केस है मतलब कॉनकेव मिरर का, और इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे आती है हमारी कॉनकेव मिरर, तो हो गया। अब है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये जहां से इसकी प्लेन जो सरफेस होती है थोड़ा सा बल्ज होता है, और साथ ही साथ पीछे क्या होगा, पेंट होगा। तो यही कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की जो इमेज है ये बहुत ही आसान है। इसमें दो ही इमेज होता है। अब दो ही इमेज में क्या है, पहले ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब हो गया बहुत दूर रख रखा है, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, तो इसका इमेज कहाँ बन जाता है, एट फोकस और बिहाइंड द होगा। मतलब देखोगे तो ऑब्जेक्ट मैंने बहुत दूर रखा है, तो इमेज कहाँ बन गई इसकी, यहां बन गई इमेज, ये बन गई इमेज। और साथ ही साथ क्या होगा, दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को मैं बिहाइंड द मिरर रख दूं, बिहाइंड द मिरर रख दूं, तो ये इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, और साथ ही साथ पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। मतलब इसमें देखने को मिले तो देखोगे यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर जो होता है, कि जो नेचर ऑफ इमेज है, वो पहले के जो शुरू 5 होते, मतलब पहले के जो 4 होते हैं, पहले के 4 या 5 भी कह सकते हो, जो ये वाला 5वां केस है, 5 है, ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और साथ ही साथ लास्ट वाला क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर तो बनाता ही है, मतलब क्या बोलते हैं, वर्चुअल इरेक्ट बनाता ही है। अब इसकी बात आती है किसकी, यूजेस की। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यूज कहाँ किया जाता है। अब ये क्या है, ये बहुत ही मतलब बढ़िया है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डेली लाइफ में यूज किया जाता है इसको। तो देखोगे तो इसके अंदर क्या है कि यूजेस क्या है, तो कॉनकेव मिरर की पहले देखते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, पहले टॉर्च, और साथ ही साथ जो व्हीकल की हेडलाइट होती है, और साथ ही साथ सेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर। तो बात करते हैं टॉर्च। टॉर्च के अंदर कौन सा मिरर होता है, उसके अंदर होता है कॉनकेव मिरर पाया जाता है। और साथ ही साथ व्हीकल की हेडलाइट, जो गाड़ी होती है, अब जैसे गाड़ी पे तो बैठा ही होगा बिल्कुल, बाइक हो गया, कार हो गया, कोई भी, उसके जो आगे वाले 2 हिस्से होते हैं, जो आगे बल्ब होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हेडलाइट। हेडलाइट में कैसा होता है, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और सेविंग मिरर, सेविंग मतलब दाढ़ी वाड़ी बनाने गए लोग, तो दाढ़ी वाड़ी बनाने जाते हैं, तो वहां पे क्या करना पड़ता है कि जब बाल वाल कटवाते हैं, तो अपना जब उसके अंदर फेस देखते हैं मिरर में, तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। अब बड़ा देखने के लिए किसका यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का। तो सेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ डेंटिस्ट मिरर में, कि किसी बंदे का दांत खराब हो गया, अब दांत खराब होने के बाद वो अपना क्या कराता है, ठीक करवाता है डेंटिस्ट के पास जाता है, तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा, डेंटिस्ट मिरर यूज करेगा। वो कौन सा होगा, उसके अंदर कॉनकेव मिरर लगा होगा। अब बात करते हैं किस पे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही एग्जांपल है, और यही इंपॉर्टेंट है काफी, जिसका है रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर को विंग्स भी कहते हैं, कि कार होती है, कार के साइड में जो 2 विंग्स होते हैं, 2 छोटे छोटे विंग्स लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो कौन से मिरर होते हैं, रेयर व्यू मिरर। ये किसका एग्जांपल है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये हो गया हमारा मिरर का, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, मिरर का तो पता चल गया बात, और साथ ही साथ कि अगली बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन की तो बात हो गई। अब रिफ्लेक्शन के बाद आती है रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन में, कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन के जैसा ही होता है। रिफ्रैक्शन क्या है, कि जब हम किसी भी लाइट को किसी मीडियम में डालते हैं, जैसे ये मान लो कि वाटर है, इसके अंदर पूरा वाटर जो है वो फिल है, वाटर फिल है वाटर। अब इसमें हमने लाइट को मारा, तो ये क्या हो जाती है, लाइट जैसी जाती है, तो ये वाटर के अंदर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब बेंड हो जाती है, तो उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब लाइट का मुड़ जाना या बेंड हो जाना, उसी को क्या कहता है, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो देखोगे तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटर इन oblique from the one transparent medium to another transparent medium। अब यहाँ क्या है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। जिसमें स्पीड होगी जो लाइट की, वो क्या होना चाहिए, स्पीड जो वैक्यूम में है वो स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8। और जैसे किसी मीडियम में जाती है, तो लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इतना बात पता चल गया। अब साथ ही साथ क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड
स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होता है जब रिफ्रैक्शन होता है, तो जैसे बताया कि जब किसी भी वैक्यूम वाले एरिया से जब पानी के अंदर जाती है लाइट, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो यही कहलाता है कॉज उसका। और सम एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है, द बॉटम ऑफ स्विमिंग ऑफ पूल एंड अपीयर हायर। अब जैसे ही कोई भी बोतल वोतल हो गया, उसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिफ्ट करोगे तो वो क्या कह रहा है, दिखाई देगा, वो रिफ्रैक्शन की तरह दिखाई देगा। या किसी भी पेंसिल को क्या करोगे, पार्शियली इमर्ज कर दोगे इन वाटर, तो अपीयर करेगा, ऐसा लगेगा कि वो क्या है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, बेंड हुआ है। ठीक है, आगे जैसे एग्जांपल आएगा एक पेंसिल का, जिसमें बेंडिंग हो जाती है लाइट की। ये हो गया रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन हो गया, एग्जाम्पल भी। अगला है मैग्निफिकेशन। अब जो बोर्ड में जो पूछा जाता है सवाल, कोई ज्यादा टफ या हार्ड नहीं पूछा जाता। इसमें क्या है कि नॉर्मल जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो एनसीईआरटी आ सकता है बिल्कुल, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो 10th का तो बोर्ड कोई भी हो, वो थोड़ा सा इजी लेवल बनता है। एनसीईआरटी कर लोगे वो बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगा उसमें अच्छा। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन के बाद क्या है, जो मिरर तो पढ़ाई दिया, मिरर के बाद आता है मिरर फार्मूला। मिरर के फॉर्मूले क्या होते हैं, मिरर फार्मूला एक फार्मूला है जिसमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस, u हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब होता है फोकस। ये हो गई सारी मिरर फार्मूला। इतना बात पता चल गया। आगे देखो, आगे क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या है, मैग्निफिकेशन है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रेशियो। रेशियो क्या होता है कि जब किसी भी चीज को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो बन जाता है। तो हाइट ऑफ इमेज कहाँ आएगा, ऊपर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर, मतलब नीचे आएगा। तो हाइट ऑफ आई भी लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, हाइट ऑफ ओ। ओ मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही कहलाता है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो इसके कितने फॉर्मूले बन गए, एक, दो। तो मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले हो गए, टोटल 2 हो गए। ये निकालना मतलब आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में क्या है, ये तो मैग्निफिकेशन की बात हो गई। अब कुछ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है कि भाई जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, और उसका फोकस कैसा होगा, मतलब उसका रेडियस भी कैसा होगा, इमेज कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो यहाँ पे पूरे के पूरे में क्या है, ये एक स्लाइड पे पूरी लिखी हुई है, देखोगे तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो मैक्सिमम चीजें देखोगे कॉनकेव मिरर में, तो सारी जो वैल्यू है, जैसे u हो, चाहे v हो, चाहे r हो, चाहे f हो, ये तो फिक्स है कि ये क्या होगा, नेगेटिव में पाया जाएगा। मतलब ये पाया जाएगा किसमें, नेगेटिव, मतलब ये माइनस में होगा। इतना बात पता चल गया। आगे देखो, हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव में होगा। तो देखोगे तो कॉनकेव मिरर में ज्यादा चीजें क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में जस्ट इसके अपोजिट देखोगे, कॉन्वेक्स में तो ये तो u तो फिक्स है कि हमेशा माइनस होगा। मतलब किसी भी केस में क्या होता है, u जो होता है वो माइनस में लिखना है। भले आपको वैल्यू जो है पेपर के अंदर दिया जाए प्लस में, मतलब लिखा जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डैश, तो उसको लेना है वैल्यू माइनस में लेना है। इतना बात पता चल गया। अब क्या है, कॉन्वेक्स में देखोगे तो ज्यादातर चीजें जो दो है, कॉन्वेक्स की जो ज्यादा प्रॉपर्टी है वो क्या है, पॉजिटिवनेस है, मतलब पॉजिटिव है सारे। ठीक है, और कॉनकेव में क्या है, नेगेटिव होती है सारी चीजें, और इसमें क्या होती है, सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बस कॉनकेव में एक चीज याद रखना है कि जो v होता है वो लास्ट केस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। v की वैल्यू लास्ट वाले केस में पॉजिटिव, जहां पे वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज बनता है। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हो गया m की वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गई, m की। अब जो करते हैं वो हमारे पास क्या है, लेंस। अब लेंस जो है वो लेंस हमारे सिलेबस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही लेंस है दो। ठीक है, तो लेंस स्टार्ट करते हैं। लेंस में क्या है, लेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेंस है, जिसमें पहला हमारे पास ये क्या है, यही सेम जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो स्फेरिकल एक लेंस से आता है, जिसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम और ये बाउंडेड होते हैं 2 सरफेस से, 2 सरफेस बनी होती है। और ये लेंस क्या है, इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लेंस को देखोगे तो हम लेंस को आर पार देख सकते हैं। आर पार देखने का मतलब ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन साथ ही साथ अब देखोगे इसमें कि ये है कॉनकेव और ये दोनों, एक है मिरर और एक है लेंस। अब लेंस में देखोगे तो ये देखो भाई, ये जो मिरर है इसके पीछे क्या है,
पेंट है थोड़ा, मतलब इसके सरफेस में पीछे पेंट है। लेकिन लेंस जो है वो लेंस क्या होता है, इसके पीछे भी क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली इसको क्या देख सकते हैं, आर पार करे, ट्रांसपेरेंट होने के कारण हम आर पार देख सकते हैं इस लेंस को। तो लेंस जो होता है वो आर पार मतलब ट्रांसपेरेंट होता है और साथ ही साथ आर पार देख सकते हैं। और जो मिरर जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो क्या होता है, पीछे से पेंट हुआ है, मतलब पॉलिश हुआ है। तो स्फेरिकल जो लेंस है, जिसमें कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देखो कॉन्वेक्स जो होता है वो थिन होता है फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से थिन होता है, और साथ ही साथ थिक होता है इन सेंटर, सेंटर में बहुत ज्यादा बल्ज होता है, और साथ ही साथ ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। मैं दिखा दूं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। तो देखोगे यहाँ ध्यान से कि जो कॉन्वेक्स है ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स देखोगे तो बीच में से कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा क्या है, मोटा है, ये मोटा है कॉन्वेक्स लेंस। और जो कॉनकेव है ये क्या है, कॉनकेव बीच में से देखोगे तो ये क्या है, थोड़ा सा पतला हुआ है। तो कॉनकेव क्या होता है, बीच में से, मतलब कॉन्वेक्स जो होता है वो बीच में से थोड़ा बल्ज होता है, बल्ज का मतलब थोड़ा सा फूला हुआ होता है, और ये थिक होता है सेंटर से, और कन्वर्जिंग होता है, मतलब लाइट जब जाएगी तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। कॉनकेव क्या करेगा, कॉनकेव क्या होता है, थिक से, फ्रॉम जो थिकनेस ज्यादा होती है फ्रॉम कॉर्नर, और जो थिन होता है एट सेंटर, और डाइवर्जिंग है, मतलब ये लाइट को क्या करेगा, दूर भगाएगा। इतना बात पता चल गया। अब मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स बना दूं एक लेंस यहाँ पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स जो है वो कुछ ऐसा होता है, आंख की जैसा, ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है भाई, यही हो गया आंख की जैसा, बिल्कुल ऐसा, और बीच में क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। और कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव कुछ ऐसा होता है, एक लाइन ऐसा बना दिया, ऐसा 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 करके, ये है कॉनकेव लेंस। तो लेंस हो गया। अब लेंस में क्या है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब यहाँ तो जो मिरर जो था वो मिरर में कितनी इमेज बन रही थी, 6 अलग अलग इमेज बन रही थी कॉनकेव मिरर में, ठीक है, 6 इमेज बन रही थी। और जो लेंस है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे उसमें था कॉनकेव मिरर, और लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पे, वहां पे कॉनकेव मिरर था, और लेंस में कितनी इमेज बनती है, यहाँ पे 6 बनती है। तो कॉनकेव में कॉनकेव लेंस कितना बनेगा, कॉनकेव लेंस में 2 ही बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस में, अब यहाँ पे क्या है, इसको कोई नहीं देखेगा, इस पर क्या करना है, ध्यान देना इस वाले बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कि जो पहला है वो होता है इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट को सेम रखेंगे इन्फिनिटी पे तो कैसा इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज देखोगे तो फोकस पे बन रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर रखोगे तो F2 और F के बीच में बनेगा। ऐसे करते करते ये सेम बनेगा। और लास्ट वाला जो केस है, वो लास्ट वाला फोकस पे रखेंगे तो वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। और उसके बीच में रखेंगे फोकस और पोल के बीच में तो बिहाइंड द लेंस बन जाएगा। ये वाला जो छठा केस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बहुत कॉन्वेक्स लेंस में। बाकी सारा का सारा क्या होता है, अपोजिट होता है मिरर का यहाँ पे। और साथ ही साथ वहां पे कॉनकेव मिरर 6 बना रहा था, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर कितनी इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर इमेज कितनी बनाएगा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस बने तो वो कितनी बनाएगा, यहाँ 2 बनाएगा। कि ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे बहुत दूर तो इमेज कहाँ बनेगी, इसकी फोकस पे बनेगी। अब यहाँ पे इमेज का मतलब हो गया, यहाँ पे उसका चित्र दिखा, फोटो दिखेगी, इमेज दिखेगी, ये इमेज बनेगी यहाँ पे। और इसमें क्या है कि मिरर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास में रख देंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा, थोड़ा सा फोकस और पोल के बीच में बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है बिल्कुल सेम। ये बात पता चल गया। आगे देखो, आगे क्या है, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल लॉ से कभी सवाल तो आया नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है, स्नेल लॉ से भी कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्नेल लॉ पूछा नहीं जाता क्लास 10th में, आगे जब पढ़ोगे तो स्नेल लॉ पूछा जाता है। अब स्नेल लॉ क्या है, स्नेल लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल एंड द इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल, मतलब यहाँ जो भी स्नेल की बात कर रही है साइन। अब इसमें रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ द गिवन ऑफ कलर गिवन द पार्ट ऑफ पेयर मीडिया। अब इसके अंदर क्या है कि साइन आई बटे साइन आर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगी इसकी स्नेल लॉ में वैल्यू सेम आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन और पेयर ऑफ मीडिया। जब दो कोई मीडिया होता है
मतलब मीडियम होता है, मीडिया का मतलब होता है मीडियम, कि मीडियम फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, तो लाइट जो सेकंड मीडियम में जाएगी उसको यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, ये क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। अब इसकी क्या है, अब लाइट चैप्टर तो कर लिया, पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया, अब आई बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है पहला, देखो क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन है मिरर के ऊपर, ध्यान से पढ़ो सवाल और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो तो इसमें बोला गया है कि अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड अ रियल इन्वर्टेड इमेज, मतलब इमेज कैसी बन रही है इसकी उल्टी, और ये कैसी बन रही है, 3 टाइम्स बन रही है, मतलब 3 टाइम्स इसकी बड़ी इमेज बन रही है। तो देखो m की वैल्यू कितनी हो गई, मैग्निफिकेशन इसमें 3 टाइम बड़ी बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन कितनी होगी इसकी, 3 होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब इमेज कैसा बनेगा यहाँ पे, उल्टा, तो माइनस लिख देंगे इसके आगे, ये बात पता चल गया। आगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, साइज ऑब्जेक्ट के साइज से, फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी है, फोकल लेंथ देखोगे तो 12 है, मतलब एफ में जो कॉनकेव का जो एफ लेते हैं वो क्या होगा, -12, यहाँ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन लेना साइन कन्वेंशन से -12। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, v की वैल्यू निकालनी है, इसकी पोजीशन कहाँ पे बनेगी, इमेज की पोजीशन, ठीक है। तो देखोगे तो वैल्यू पुट करते हो, निकालते हैं इसमें, तो देखोगे इसके अंदर क्या है, m की वैल्यू, m इज इक्वल टू में क्या होता है, -v/u होता है। अब m पता है हमें कितना है, -3, और v की वैल्यू हमें निकालनी है, v की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है इसमें नहीं दे रखा, तो कॉनकेव मिरर इज प्रोड्यूस इतना इमेज और 3 टाइम्स है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ इतना है, फाइंड द पोजीशन। अब जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बता दूं मैं, यहाँ पे वैसे मिसप्रिंट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बता दूं, मान लो 10 मीटर है, तो यहाँ u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10, तो यहाँ निकालोगे तो यहाँ v की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30, मतलब v की वैल्यू क्या होगी, -3 हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, ये हो गया v की वैल्यू, बस इसका पोजीशन ही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट बोले, एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूर रखी गई है मिरर से, मतलब u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -15 सेंटीमीटर, m की वैल्यू, मतलब u की वैल्यू हमेशा माइनस में लेनी है, और साथ ही साथ फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 10, और ये देख लो कि कौन सा मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, तो -10 सेंटीमीटर लेना, और कैलकुलेट द इमेज, मतलब v की वैल्यू निकालनी है, और मैग्निफिकेशन मतलब m की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ये लिख दिया, अब निकालेंगे मिरर फार्मूला लगाएंगे, तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f 1/f और v प्लस 1/u, तो f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -10, तो -10 लिख देंगे, और v की वैल्यू कितनी है, निकालनी है v की वैल्यू, और u की वैल्यू -15, -15, अब ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस 1/10 और प्लस 1/15, 1/15, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे किससे, एलसीएम से, तो देखो भाई 15 और 10 का एलसीएम करना है, तो ये आएगा 5 से ले लेते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और 30, मतलब इसको एलसीएम करने पर कितना आया, टोटल 30 आ गया, तो यहाँ पे लिख देना है कितना, 30 आ गया इसका। अब 10 के पारे में 30 कितने पे आएगा, 3 पे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, प्लस 15 के पारे में आएगा 2, 1/v, प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ा साइन माइनस का, तो आ गया 30, 1/v, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे सेम, -10 30, तो v की वैल्यू हो जाएगी प्लस है ना इधर माइनस हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जो v की वैल्यू आई वो -30 सेंटीमीटर आ गई। इतना बात पता चल गया। आगे देखो, अब इसमें आगे निकालना है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u, तो v की वैल्यू कितनी है, v है -30, तो माइनस तो फॉर्मूले का रहेगा और -30 लिख देंगे,
-30 बटा u की वैल्यू कितनी है, -15। माइनस से माइनस कट गया और 15 के बारे में 30 कितने पे आता है, 2 पे। तो यहाँ पे इसकी मैग्निफिकेशन आई -2, मतलब ये इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे उल्टी बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो लाइट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, आगे चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आगे देखो, ठीक है। तो अगला क्या है इसमें, टू रजिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज अ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर क्या काम करता है, ये रजिस्ट करता है, मतलब उसको रोकेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को। यही हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे क्या है, अब क्या है, रेजिस्टेंस किसी किसी चीज पे डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस क्या है कि उस रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल, मतलब क्या बोलते हैं कि उस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला जो दिख रहा है, ये जगह, मतलब ये वाला जो एरिया दिख रहा है, मतलब सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है इस कंडक्टर का, ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर का मतलब है कि लेंथ की, मतलब किसी वायर की कितनी लंबाई है, लेंथ है। यही क्या है, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे दिख ही रहा है। तो फॉर्मूला जैसे ओम के अकॉर्डिंग क्या था, फॉर्मूला V बराबर में IR, IR आ गया। तो एक फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का, जिसका है R इज इक्वल टू में रो L बाई A। ये मेन फॉर्मूला है। रो का मतलब यहाँ होता है, ये जो रो दिख रहा है, ये रो है रजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसा ये भी देखा जाएगा रेजिस्टेंस कि उसका मटेरियल कैसा है। अब जैसे सिल्वर, जहां अब सिल्वर के अंदर क्या होता है, कम रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें फ्लो जो है करंट का बहुत बढ़िया होता है, और उसे कोई भी अप्लायंस खराब जल्दी से नहीं होता, और बिजली भी कम आता है। तो ये यूज कर सकते हैं किसमें, हम सिल्वर विल्वर वायर, लेकिन वो अमीर आदमी यूज करते हैं। आगे क्या है, इसकी कुछ कॉम्बिनेशन की। अब रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस की दो कॉम्बिनेशन है, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब किसी भी वायर में हमने क्या कर दिया, दो रेजिस्टेंस को एक सेम पाथ पे लगा दिया, मतलब एक ही रास्ते पे लगा दिया, यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब हो गया उसको पैरेलल में हमने शिफ्ट कर दिया। जैसे ये दिख रहा है, एक एक ऊपर लगा है, एक नीचे, फिर उससे भी नीचे लगा हुआ है, और साथ में ये सोर्स ऑफ बैटरी है, ये सेल मान लो यहाँ से, ये सेल है। तो जब सीरीज में लगा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, पूरा निकालने के लिए आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जितना आर की वैल्यू है, R2 को क्या करेंगे, नॉर्मल सभी को जितना है रेजिस्टेंस में जोड़ देंगे, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, पूरा इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R 1/R2 1/R3, और जितना ही सेम, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसको क्या कर देंगे, 1/1 कर करके उसको जोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे उसको एलसीएम करके, फिर आगे फ्रैक्शन हो जाएगा वो, उसमें तो मैथ की बात है। तो ये बात पता चल गया रेजिस्टेंस के टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है द रेट एट विच द रेट एट विच द रेट एट विच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज डिसिपेटेड। मतलब क्या है, कितना, मतलब क्या बोलते हैं कि किसी वायर ने कितना रिलीज किया है हीट, और कंज्यूम कि उसने कितना कंज्यूम किया इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज आल्सो टर्म्स एज इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी वायर है उसके अंदर से कितनी हीट निकली और कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वही दिखाता है उसके पावर। तो पावर का एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर फॉर्मूले काफी है। अब फॉर्मूले जो थे उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, कौन कौन सा फॉर्मूला है। देखो भाई कि पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू में Q बाई टी, जो करंट वाला फॉर्मूला था। फिर सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर में वर्क अपॉन 4, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला V बराबर में IR। फोर्थ फार्मूला रेजिस्टेंस का वाला आया था, R इज इक्वल टू में रो L बाई A, ये हो गया फोर्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला आया इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा फार्मूले हैं। देखोगे तो 5 फार्मूले हैं, अभी आने वाले फॉर्मूले में बहुत सारे फार्मूले, तो याद करने पड़ेंगे फार्मूले, और फार्मूले के ऊपर भी सवाल आएगा सीधा पुट करने वाला। तो ये सारे फार्मूले भी क्या हो गए, रिवाइज हो गए। और इसमें सीरीज रेजिस्टेंस का देख ले कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज और पैरेलल वाला, सीरीज में कैसा था, सीरीज में है
पूरा मान लो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है वायर का, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, R1 R2 R3 सो वन। ऐसे ही करते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस लगा उसको क्या करेंगे, नॉर्मल जोड़ देंगे। पैरेलल में क्या है, पैरेलल का है 1/R R नेट, मतलब टोटल निकालने के लिए 1/R1 बटे में 1/R2 और R/3। अब ऐसी जितने भी रजिस्टेंस लगा ऐसे लिखते चल जाएंगे और इसको मैथ लगा के क्या कर देना, सॉल्व कर देना, बाकी तो मैथ का काम है। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर सीधा फॉर्मूले पे आएगा क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, रॉकेट साइंस नहीं आएगी उतनी। तो देखो भाई, फॉर्मूला बनाना कैसा है, कैसे बनाते पेपर में फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला जैसे ही बताया, वर्क अपॉन टाइम होता है वर्क अपॉन टाइम। और उससे पहले पोटेंशियल का एक फार्मूला बताया, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू में वर्क अपॉन चार्ज होता है। अब यहाँ मान लो कि मैं वर्क की वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा, डिवाइड में दे जाएगा मल्टीप्लाई, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई में क्यू, ये आ जाएगा वर्क का। तो वर्क का एक और फार्मूला हो गया, कौन सा है, कि वर्क में वी क्यू। अब इस वर्क की जगह पे वी क्यू डाल दूं, तो वी क्यू बटा टी, वी क्यू बटा टी। अब यहाँ पे क्या है, जो क्यू और टी है, ये जो क्यू और टी, ये क्यू टी क्या है, आई जो होता है चार्ज बटा टी होता है, तो मतलब आई बटे क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो ये एक पावर का फॉर्मूला हो गया, पावर इज इक्वल टू में वी आई, यही फॉर्मूला है, इसी को मेन फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू में वी आई हो गया। अब यहाँ क्या है कि अब मान लो ये मेन बड़ा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू में वी आई, इसको निकाल भी दिया, कैसे निकला ये देख लो। अब यहाँ पे ओम्स लॉ ने दिया, ओम में क्या दिया, ओम फार्मूला ने, ओम ने बोला कि V बराबर में आई आर होता है, क्योंकि जितना करंट देंगे उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो यहां से V की वैल्यू क्या है, आई आर, तो P इज इक्वल टू में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की जगह रखू तो आई आर लिख दिया, और I तो पहले से आई, तो आई गुना होके क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर। तो ये हो गया पावर का एक और फॉर्मूला। और मान लो कि यहां से हम आई की वैल्यू निकाल लें, मतलब क्या बोलते हैं इसे, ओम से, तो ये आई की वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू, आई हो जाएगा वी बटे में आर। तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है मेन। अब इस पे आई की जगह क्या डालेंगे, देखो आई की जगह डालना है वी बटे में आर, तो पी, और आई की जगह पे क्या डालना है, वी बटे में आर, तो v बटा आर लिख दिया आई की जगह, तो v और v गुना हो गया, तो क्या बन गया, v स्क्वायर बाई आर। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। पहला फॉर्मूला ये है जो मेन है, इसी से प्रूव करना है, और सेकंड फॉर्मूला ये है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर, और थर्ड कौन सा है, ये पावर जो फॉर्मूले भी है सारे, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए। और जैसे पावर के फॉर्मूले में सीधा याद कर लो, अब मान लो कि निकालना ही नहीं आ रहा, तो P बराबर में वी आई और आई स्क्वायर बाई आर और वी स्क्वायर बाई आर, ये तीनों मैंने यहाँ पे निकाल दिए बिल्कुल सेम, कि जैसे दिख रहा है वी स्क्वायर बटे आर, और वी आई तो निकला हुआ है, और यहाँ पे P इक्वल टू में आई स्क्वायर बाई आर, ये रिजल्ट भी इसका निकाल दिया। अब अगला है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं है, कि भाई कोई भी वायर है, कोई भी तार है, वो गर्म क्यों हो जाती है। मतलब देखोगे कि भाई ज्यादा देर तक हम मान लो कोई भी वायर चलाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, फोन चला रहे हैं या कुछ भी चीज चला रहे हैं, वो क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। जैसे ये बोर्ड भी है, अभी धीरे धीरे बोर्ड बहुत देर से चल रहा है, तो ये गर्म भी हो रहा है। तो ये दिखाती है किसका, हीटिंग इफेक्ट का, कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो कितना गर्म हो रहा है और क्यों हो रहा है गर्म। अब कोई भी चीज चलेगा, अब चलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसका मतलब करंट होगा। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चल रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस से क्या होगा, भाई जो ये पाथ में आएगा इसको रोकने के लिए ये रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। अब टकराएगा तो इसके पास होती है एक एनर्जी, इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो जैसे ये टकराएगा इससे, तो टकराएगा तो अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा। और 9th क्लास में पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी अब कभी खत्म नहीं होती। तो एनर्जी जो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, वो बदल जाएगी किसमें, हीट में बदल जाएगी। तभी कोई भी दुनिया में कोई भी तार है वो गर्म इसलिए होती है कि जब वो टकराती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाता है, हीट में बदल जाता है। तो तार क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है। तो ये किसने दिया हमारे पास,
जूल ने दिया। जूल एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि हमारे पास जो कोई भी वायर है वो गर्म कैसे होती है। मेन कारण है ये रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस को रोकती है। तो यहाँ पे बात आई, कौन दिया इसको? जूल ने दिया। अब इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है हीटिंग इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है वो कैसे हीट होता है, गर्म कैसे होता है। और साथ ही साथ इसकी एसआई यूनिट क्या है इसकी? जूल। और फॉर्मूला इसका आता है H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी। टी का मतलब होता है कि उसमें कितना समय लिया, और H का मतलब तो हीट है, R मतलब उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, I का मतलब कि उसके अंदर कितना हम करंट भेज रहे हैं। जैसे ये देखोगे इंस्ट्रूमेंट, जैसे आयरन है, घर में क्या करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो तार लगी होती है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, आयरन के अंदर, उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है। हाई रेजिस्टेंस की जाने होने के कारण मतलब पत्थर जो होते हैं उस वायर के अंदर रोकने वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और करंट चल रहा है तो उससे टकराएंगे और वो क्या उसमें बदल जाएंगे, हीट में बदल जाएंगे। तो ऐसे क्या हो जाता है, ये प्रेस जो है ये धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। और ये देखा होगा जिसमें ठंडियों में क्या करते हैं, इसको हाथ वाथ सेकने के लिए काम करते हैं, तो इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है और ये थोड़ा सा गर्म हो जाती है। फिर उसके बाद ये माइक्रोवेव वाला जो जिसमें खाना वाना गर्म करते हैं, सेम इसमें भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ कि मान लो कोई एसी वेसी वाली जगह है कि वहां पे गरम गरम हवा आती है, जहां से हवा निकलती है मतलब रूम से बाहर, तो ये क्या है, ये भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करती है। तो ये होगा हीटिंग इफेक्ट, और इसका फॉर्मूला भी लिखवा दिया आई स्क्वायर आर टी। अब इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले इस पावर मतलब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी में, वो पूरा फॉर्मूले जो है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने पीछे भी लिख भी दिया था। तो पहला फॉर्मूला क्या था, क्या है, आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन टी, ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल का, और एक पोटेंशियल का है वी आई जिसको ओम ने दिया। फिर इसको मान लो आर को मैं इधर भेज देता हूं तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो वी बटा आई बन जाएगा। और रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो तो सबको जोड़ देंगे। पैरेलल वाला क्या है, 1 में आर, आर जितने भी लगे हो आर उसको जोड़ दे रहे हैं। और एक और रेजिस्टेंस का फार्मूला है आई आर इज इक्वल टू में रो एल बाई ए। पावर का फार्मूला है पी इज इक्वल टू में वी आई। और इसी से मैंने ओम का डाल डाल के यहाँ आई स्क्वायर आर बना दिया और वी स्क्वायर बाई आर बना दिया। ये टोटल पूरे चैप्टर का क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके ऊपर सवाल आ सकता है, बन सकता है सवाल। अब इसमें अगला चैप्टर क्या है, अब ये जो चैप्टर जो है वो क्या हो जाता है कंप्लीट। अगला नेक्स्ट चैप्टर करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अंदर जो मैग्नेट होता है, इसमें कुछ 5 मिनट ब्रेक के बाद इसमें करते हैं, फिर इसके बाद शुरू। 5 मिनट ब्रेक, काम कर लो अभी थोड़ा। हाँ 5 मिनट मैंने ऑन करते, इसको बंद कर दो अभी थोड़ी देर। अब आई हमारी बात इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कंडक्टर और इंसुलेटर और ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये जो है आने के इनमें से ही सारे जो टॉपिक है इन्हीं में से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो हमारे पास नॉर्मल क्या होती है, ऐसे एक घर की एक सर्किट होती है, जिसमें देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, एक बैटरी देखने को मिलेगी और बल्ब होगा, बैटरी होगा, और साथ ही साथ स्विच और रेजिस्टेंस। ये सारी क्या चीजें इसमें क्या पाई जाएगी, एक सर्किट के अंदर पाई जाएगी। तो सर्किट में क्या है, बल्ब है और वायर भी होगी, इसके अंदर वायर भी लिख सकते हैं, जैसे ये वायर दिख रही है भाई, बिना वायर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला नहीं सकता, मतलब चलाया जा नहीं सकता। अब जैसे कोई भी बल्ब जलाना है, फैन जलाना है, तो उसमें वायर की जरूरत होगी, मतलब तार की तो उसमें बेहद ही जरूरत होगी। यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि भाई जो तब कभी भी देखा होगा कि मान लो कोई भी तार है वो ऑन है और उसके अंदर स्विच ऑन है, जैसे उसको छुएंगे तो उससे क्या हो जाता है, हमें करंट मार देता है। अब वो करंट होता क्या है, तो हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का मतलब है कि वायर के अंदर क्या होगा,
सेम जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इधर की ओर फ्लो करते हैं। अब ये चार्ज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इसी से क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। और करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर तो जानते ही हो पहले से ही। और इसकी एसआई यूनिट, बेहद इंपॉर्टेंट बात की, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट है किसकी, करंट की। और क्या बोलते हैं, एम्पियर हो गया, और आई बटे में क्यू, ये एक फॉर्मूला है इसका, I इज इक्वल टू में Q बाई टी। तो ये पहला फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिसिटी का कि I इज इक्वल टू में Q बाई टी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, कितने समय में चार्ज पास आउट हुआ। तो ये हो गया करंट की बात है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट में इसकी कुछ डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं इन एम्पियर। जैसे भी बताया कि एम्पियर क्या है, उसकी एसआई यूनिट, तो उसको मेजर करते हैं एम्पियर में। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इन अ सर्किट। ये करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वही क्या कहलाता है हमारे पास, करंट कहलाता है। और एन एम्पियर इज यूज टू मेजर ऑफ करंट, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर में उसको हम लिखते हैं। और हमेशा इसको कनेक्ट किस में करेंगे, सीरीज में। मतलब सीरीज का मतलब कि जैसा मान लो कि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसी में क्या करना है, करंट को यहाँ पे इसी तार में क्या कर देना है, करंट को मतलब एम मीटर को क्या कर देंगे, इसमें सेट कर देंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमेशा कनेक्टेड कर देंगे किसको, सीरीज में। तो ये हो गया हमारा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यही हमारी बात है करंट की। अब इस करंट के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या पाया जाएगा, तो इसमें क्या है कि कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल, सेल जो होते हैं उसमें लाइनें कितनी होगी, यहां से एक बड़ा डंडा और साथ ही साथ एक छोटा डंडा। जो बड़ा डंडा है वो दिखाएगा पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटा डंडा दिखाएगा नेगेटिव को दिखाएगा। और यही क्या होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट की मतलब डेफिनेशन। और इसके अंदर क्या है, बैटरी भी देखने को मिलेगा, बैटरी है। बैटरी कैसे हम पहचानेंगे कि बैटरी के अंदर बहुत सारे लाइनें होती है, लेकिन सेल में देखोगे तो कितनी लाइनें हैं, दो ही लाइनें, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी लाइनें होती है। प्लग की या स्विच ओपन, इसको क्या कर देंगे, इसको हम दबा देंगे तो ये हो गया ओपन, और ये क्या है, स्विच जो है वो क्लोज है। अब उसके बाद अ वायर इज जॉइंट, ये जो ऐसा दिख रहा है टी टाइप, मतलब यहां से कोई वायर क्या है अटैच है, तो ये हो गया जॉइंट वायर। और ये क्या है, वायर अक्रॉस विदाउट जॉइनिंग, मतलब कभी कभी देखा होगी कोई बंद क्या करते हैं, तार को हम उसके ऊपर से डालते हैं। तो तार मान लो एक तार है ऐसा है, अब इसके ऊपर मेरे को तार डालनी है, तो कैसे दिखाऊंगा, ऐसा दिखाऊंगा। लेकिन ये कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है, ये ऊपर से क्या है मतलब डाला हुआ है तार, ये दिखाता है ये कि जो ये एरो दिखा रहा है कि तार जो है उसके ऊपर डला हुआ है। यही हमारे पास क्या है कि अक्रॉस जॉइनिंग है, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में सेम चीज कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पहले बात एक इलेक्ट्रिक बल्ब देखने को मिलेगा। बल्ब कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, ये ऐसा बनेगा बल्ब, थोड़ा डिल टाइप का। तो ये है हमारे पास क्या है, बल्ब होगा, या तो बल्ब ऐसा भी दिखा देख सकते हैं नॉर्मल। फिर है रजिस्टर्स या और रेजिस्टेंस, या रजिस्टर होगा या तो रेजिस्टेंस होगा। वो कैसे दिखाएंगे, ये लाइनों से दिखाएंगे। इतना बात पता चल गया। अब ये एरो ऐसा दिखेगा, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है और बढ़ रहा है। और ये क्या है, ये रियोस्टेट को दिखाते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मान लो कि रेजिस्टेंस बढ़ाना है कम करना है, तो ये क्या है, हम रियोस्टेट का यूज करते हैं। ये हो गया रियोस्टेट। एमीटर क्या होता है, एमीटर जो करंट को नापता है, जिसको ए लिख देंगे एमीटर। और वी मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कॉम्पोनेंट्स है। तो ये आप सबको पता ही होना चाहिए कि ये, और ये वैसे भी बच्चे हुए छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। अगला जो है, अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब जैसे कि है आप जानते ही हो कि मान ले कि भाई कोई भी चीज फ्लो करती है, अब कोई भी फ्लो कब करेगी, जब उसका कोई होना चाहिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होना चाहिए। तो सेम क्या होता है कि किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर उसको चाहिए। अब जैसे मान लो कि इक्वल लेवल है तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। अब फ्लो करने के लिए जैसे वाटर, ये वाटर फ्लो कब करता है, जब वो ज्यादा से कम की ओर जाता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही है कि कभी भी कोई भी वायर है, उसमें क्या करना है मतलब उसमें क्या किया जाता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है
व्हेन मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो कितना मूव करता है और कितना वर्क किया है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एंड द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट, या तो इसको डेड पॉइंट भी कहते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और साथ ही साथ इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऐसा यूनिट इसका वोल्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या है, V मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर में क्या है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो पहला फॉर्मूला क्या था उधर, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि I बराबर में Q/T, और सेकंड जो है हमारे पास फॉर्मूला वो है V इज इक्वल टू में वर्क अपॉन चार्ज। ये दो फॉर्मूले आ गए इस चैप्टर के, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले पे सवाल बहुत ज्यादा पूछे, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किससे डिनोट करते हैं हम, V से, और ये जैसे मीटर दिख ही रहा है तो ये वोल्ट मीटर है उनका। अब यहाँ पे क्या है, ये है छोटी सी मतलब छोटी क्लास वाली बात है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन, या कंडक्टर भी कहा जाता है इसको। इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है, आप सबको पता है कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। इंसुलेटर जिसमें करंट पास ना हो, वही बच्चों वाली बात, और साथ ही साथ कंडक्टर क्या है, जिसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज हो, उसके अंदर इजिली फ्लो हो जाए करंट वरेंट, ये सारे क्या है, कंडक्टर की बात है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है, द अलाउ इन विच फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री आयन। फ्री आयन का मतलब होता है, देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन, ये दोनों क्या है, फ्री है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इजिली मूव कर सकते हैं। तो इसमें किसमें देखने को मिलेगा फ्री आयन, एक तो सिल्वर और कॉपर, यही एग्जांपल है। मेन एग्जांपल कौन सा है, सिल्वर और कॉपर। अब देखा होगा कि भाई घर में यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, कोई भी वायर यूज करते हैं घर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, कम मतलब रोकने वाले बंदे जो होना चाहिए तार में वो कम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, अच्छा बहेगा। साथ ही साथ जो कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये बहुत ज्यादा सिल्वर महंगा आता है, तो इसमें कई लोग लगाते नहीं है, और कोई मतलब लगाते हैं तो अमीर आदमी लगाते हैं, गरीब आदमी की तो बस की बात नहीं है सिल्वर का कंडक्टर लगाना। और सिल्वर कंडक्टर लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसमें फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट जो भी जलेगा वो बढ़िया से जलेगा। तो सिल्वर वायर या कॉपर वायर का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेस्ट कंडक्टर की ओर से। अब है अगली बात इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, सेम कंडक्टर का अपोजिट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है कि जैसे कंडक्टर में क्या हो रहा था, फ्री आयन हो रहे थे, लेकिन इसमें इंसुलेटर में क्या होता है, उसका अपोजिट होगा जस्ट। तो इंसुलेटर क्या है, द डज नॉट फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं करता, बिकॉज एब्सेंट ऑफ फ्री आयन। फ्री आयन का मतलब है इसके आयंस मूव नहीं करते, एक ही जगह फिक्स रहते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव अब एक साथ क्या है, ये मतलब जुड़े हुए हैं। और किस में देखने को मिलेगा, प्लास्टिक और साथ ही साथ रबड़ में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इनमें करंट पास होना बहुत मुश्किल होता है। कभी ऐसा देखा है कि किसी प्लास्टिक के अंदर करंट बह गया, करंट फ्लो हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। और मान लो कि कभी रबड़ वाली चीज है, कुछ भी चीज रबड़ की होगी, उसमें क्या होगा, करंट जल्दी से पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयन क्या होते हैं, नहीं, उसमें करंट ही नहीं पास आउट हो पाएगा, तो फिर वो उसके अंदर करंट भी नहीं लगेगा व्यक्ति को। कभी कभी देखा होगी, मान लो कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं कि तार वार जोड़ते हैं, तो उसमें ग्लव्स पहनते हैं, बड़े बड़े ग्लव्स, वो कैसे होते हैं, रबड़ के बने होते हैं। अब रबड़ के बने होते हैं तो मान लो कोई भी तार छू लिया करंट वाला, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, करंट नहीं लगेगा, और वो बंदे की उसकी लाइफ जो है वो सेफ रहेगी आराम से। इसलिए ये दो चीजें हैं मेन जो आपके आ सकता है पेपर में। ये कई अभी तो दो ही चीज लिखा है, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है कंडक्टर इंसुलेटर में, लेकिन हमें मेन लिखना है कि जो आ सके पेपर में। तो प्लास्टिक और साथ ही साथ क्या है, रबड़ है इसके अंदर। हाँ, ये बात पता चल गया इंसुलेटर। अब आती है कुछ लॉ की बात। लॉ क्या है, इसमें आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा है, पहला ये नियम है इस इलेक्ट्रिसिटी में, फर्स्ट नियम है जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ है, इसका मतलब ये किसने दिया होगा, किसी ओमी ने दिया होगा, आदमी ने। तो ओम्स लॉ कौन दिया है, ओम्स ने दिया है। इसने क्या बताया, ओम्स ने बताया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में दो पॉइंट पे is directly proportional to flow of current is in a constant temperature। इसमें क्या है कि ओम ने क्या करा, ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओम ने देखा कि उसके अंदर भाई कि मान लो मतलब उसने क्या करा, अपने आप में एक सर्किट बनाई अपने लैब में। सर्किट कैसा बनाया, कुछ ऐसा सर्किट बनाया, चलो ये सर्किट है। अब उसने इसमें क्या करा कि देखा कि उसने ऑब्जर्वेशन ली कि जब उसने अपने आप खुद से एक सर्किट बनाया जिसमें उसने बल्ब को रखा, स्विच था, बैटरी था, एमीटर वोल्टमीटर, ये सारे रखे थे। अब उसने देखा कि भाई कि जब मैं जितना करंट देता हूं इसमें,
मान लो कि इसमें करंट जो जा रहा है वो 100 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, 100 एम्पियर जा रहा है। तो जाते 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 यहां तक गया ना करंट, मतलब इस वाले पॉइंट से दो पॉइंट में देखा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। जब उसने इसके बीच करंट देखा तो जा रहा था ये 100, लेकिन यहां पहुंचा सिर्फ 80 एम्पियर ही पहुंचा। तो उसका दिमाग एकदम से खलबल आ गया और बंदे ने देखा कि भाई भेज तो रहा हूं मैं 100 एम्पियर, लेकिन ये जा रहा है कितना, 80 एम्पियर जा रहा है, मतलब 20 एम्पियर गया कहाँ। तो उसने कहा कि इसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ जो एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है, करंट जो है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उड़ जाती है रास्ते में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो उसने कहा कि जब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बीच में कितना पोटेंशियल है, किसी भी दो चीज के बीच में कितना चार्ज का डिफरेंस आया, उसी को कहा जाएगा ओम्स लॉ। ने ये देखा तो अपने खुद का एक लॉ दे दिया कि भाई जितना हम करंट भेजते हैं उतना ही क्या होता है इसके अंदर, मतलब करंट जाता है। इसने बताया ओम्स ने। फिर उसके बाद आते हैं हीटिंग इफेक्ट आता है। हीटिंग इफेक्ट किसने दिया? वो जूल ने दिया था, वो अलग चीज है कि इसको डिस्कार्ड कर दिया और इसका गलत प्रूफ कर दिया। तो इसने बता दिया कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। इसने एक फार्मूला दे दिया जिसमें V बराबर में आई आर, मेन आ गया फार्मूला क्या है, वी आई आर। और इसके ओम्स लॉ पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है भाई, प्री बोर्ड में पक्का पक्का आएगा तो इसी से एक लॉ पे आएगा, ओम्स लॉ पे। और इसका क्या है, V बराबर में क्या है, आई आर, ये फार्मूला आ गया। तो ये ओम वाली बातें हो गई। अब इसने क्या करा, एक ग्राफ भी बनाया। अब इसने ग्राफ देखा कि ग्राफ में क्या था, उसने देखा कि भाई जो एक्स एक्सिस पे है ना, उसने क्या रख दिया, करंट को रख दिया। इधर क्या है, इसका करंट है, ठीक है। और इधर क्या रख दिया उसने, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया। तो V लिख दिया और I रख दिया। I रखने के बाद उसने देखा कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ बिल्कुल कैसा बना, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। ग्राफ कैसा था इसका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो इसने बोल दिया कि जितना I भेजूंगा उतना ही क्या होगा, हमारा V होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया V बराबर में आई आर। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ओम के द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला क्या है, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन जैसे दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारे पास करंट कितना दिया गया है, 10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इसकी कितनी है, 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम दिया गया। तो बोला गया है कि V निकालो। भाई फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर में आई आर होता है। V की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो V I की वैल्यू देखोगे कितना है, 100, और R की वैल्यू कितनी है, 5। तो इतना आ गया, 50 वोल्ट आ गया। तो V की वैल्यू आ गई 50। तो यहां से बहुत इजी से सवाल पूछेंगे, बस आई आर को रखना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा क्या, हमारा वोल्ट आ जाएगा। या जो भी पूछा, आई पूछ लिया, वी आर दे रखा होगा तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया, क्वेश्चन भी हो गया इसके ऊपर, ओम्स पे क्वेश्चन भी, ग्राफ भी, ये सारे हो गए। अब अगली चीज है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट जो है वो क्या हो रहा है, इसमें चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसके बीच में कहा गया है कि कुछ जो ये रेड रेड दिख रहे हैं, ये रेड वाले पार्ट, इसको कहा गया है, रेड वाले पार्ट को क्या कहा गया, रेजिस्टेंस। यार कहाँ चला गया, फिर से रुक गया। तो फिर अगला जो टॉपिक है वो है लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन हीटिंग ऑफ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड, क्या है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये क्या करता है, इसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे देखो यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये क्या होता है, यहाँ पे लाई करते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि ये कैसे दिखता है, ये प्लेन मिरर की तरह दिखता है। तो प्लेन मिरर क्या है, ये हमारे घर के अंदर क्या पाया, नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे दो कट कर यहाँ प्लस पे एक करना है, यहाँ एक तीन बार लगाएगा। चलो
फिर इसमें देखने वाले हैं मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, और साथ में क्या है राइट हैंड थंब रूल के बारे में जानेंगे, जिसमें मैक्सवेल के क्या है राइट हैंड थंब रूल, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और सोलिनॉइड सर्कुलर लूप है, और फ्यूज और शॉर्ट सर्किट ओवरलोड, और इसमें कुछ सवाल भी करेंगे, बाकी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं मैग्नेट से। अब मैग्नेट क्या होता है, ये बचपन से मैग्नेट पढ़ते हुए आते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेट में क्या क्या पाया जाता है। तो मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, मैग्नेट क्या है, एक एनी सब्सटेंस से बना होता है, और डेट अट्रैक्ट द आयरन या लाइक सब्सटेंस, क्या करता है ये आयरन लाइक मतलब आयरन वाली वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसकी क्या है मैग्नेट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, कौन से पोल होते हैं, इसके बाद दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और लाइक पोल क्या काम करते हैं, ये रिपल करते हैं। मतलब जब कभी भी सेम सेम मैग्नेट वाले आ गए, जैसे मान लो यहाँ पे दो मैग्नेट बना दूं मैं, एन है ये एस है, और जस्ट इसके सामने क्या है सेम पोल वाले हैं, मतलब यहाँ एन एन वाले हैं, तो ये क्या करेंगे दोनों आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दूर भागेंगे, तो ये हो जाएगा इनके बीच में रिपेल हो जाएगा। और साथ ही क्या होगा, जब अनलाइक होगा मतलब दोनों अलग अलग पोल होंगे, तो वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, जैसे एस एन करेगा और एन एस करेगा। और इसमें क्या करता है कि कुछ सस्पेंडिंग जो होता है कि बार मैग्नेट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा बार मैग्नेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती है, और साथ ही साथ ये एंटर करती है किसमें, साउथ में करती है, और इनसाइड चलती है साउथ से नॉर्थ। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज। आगे देखो, आगे क्या है कि मैग्नेट के दो अलग अलग टाइप्स हैं। मैग्नेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट हो सकते हैं। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मतलब इसका जो एरिया बनेगा उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको हटा भी सकते हैं, मतलब उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट होता है नॉर्मल जो घर में हमारे मैग्नेट होता है कि मान लो उस मैग्नेट को चिपका देंगे तो वो क्या होगा, हमेशा चिपका ही रहेगा। अब उसको जब हटाना होगा तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा उसको फोर्स लगा के हटाना पड़ेगा। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चला जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं तो ये क्या करता है अपने आप को खुद से डीमैग्नेटाइज कर देगा। तो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कैन नॉट बी, क्या करते हैं ये, कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, मतलब इसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, इसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ कैन बी वेरीज, इसका जो क्या नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू इसके परमानेंट मैग्नेट। अब जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा होता है और इसकी पोलैरिटी रिजर्व किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है किसके कंपैरिजन में, इस परमानेंट में। और परमानेंट जो होता है वो क्या है, एक स्ट्रेंथ मैग्नेट है, मतलब इसके स्ट्रेंथ जो होती है इसकी फिक्स रहती है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें कुछ रूल आया। अब ये जो रूल है राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल ये तो बहुत ही बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान है ये, कि राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि आप मान लो कि भाई ये हमारे पास पेन जो है इसके ऊपर करंट आगे वायर में फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे अपना एक राइट हैंड थंब रूल मतलब राइट हैंड लेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा थंब होगा, थंब का मतलब ये जो अंगूठा है ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये जो अंगूठा दिखाएगा ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा। मान लो करंट जो है ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को क्या करूंगा मैं, इसको ऊपर की ओर रखूंगा, और जो इसको मैं क्या करूंगा, मेरा फिंगर जो यहाँ पे कर्ल होगी मतलब ये रैप होगी इस वायर के अराउंड, ये क्या मतलब अपने आप से खुद से क्या रिलीज करता है, मतलब बनाता है एक सर्कुलर लूप जिसे मैं बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बना दे। तो करंट अभी क्या है इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है, ये नीचे की ओर जा रहा है, करंट नीचे मतलब इसका मतलब राइट हैंड लूंगा मैं और थंब को कहाँ रखेंगे, नीचे, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, थोड़ा ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे बन रहा है थोड़ा क्लॉकवाइज बन रहा है, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब मान लो इसी केस में करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब थंब मैं क्या करूंगा ऊपर की ओर रखूंगा और अपना फिंगर इसके अराउंड कर्ल करूंगा मतलब रैप करवाऊंगा, तो ये कैसा बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो ये क्या है, यही राइट हैंड थंब रूल है कि थंब रूल क्या है,
इमेजिन यू आर होल्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। आपने इमेजिन करो कि भाई एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, उसको अपने हाथ में होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। तो जो कह रहा है इन योर राइट हैंड, कौन से राइट हैंड? राइट हैंड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड की नहीं। और सच दैट थंब इज पॉइंटेड, जो थंब हमारा पॉइंटेड करेगा वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट जो थंब दिखाएगा वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा। और फिर देन द फिंगर रैप्ड अराउंड वायर, जो फिंगर जो हमारी रैप कराएगी मतलब इस वायर के अराउंड कंडक्टर में, वो क्या दिखाएगा? गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो बताएगा कि उस वायर के अंदर क्या बन रहा है, जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये बात पता चल गया। अब क्या है, सेम इसी में एक राइट हैंड भी होता है और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड भी होता है। तो राइट हैंड आया तुम्हारे सिलेबस, मतलब क्वेश्चन आएगा राइट हैंड का, तो राइट हैंड का ये कर देना है। मान लो कि लेफ्ट हैंड का आ गया, लेफ्ट हैंड का आया तो जहां राइट राइट लिखा है, राइट हैंड लिखा है वहां लेफ्ट कर देना, बाकी सारा का सारा कंटेंट सेम रहेगा। तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। अब अगला क्या है, अब आ गई, एक तो ये थंब रूल है, अब अगला है फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, ये लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग में क्या है कि फ्लेमिंग ने क्या करा कि उसने एक अपना एक दे दिया, एक लॉ दे दिया, बता दिया उसने कि मान लो कि आप जो 3 फिंगर आप ऐसे रखो और ये तीनों जो फिंगर होना चाहिए ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री पे है। अब इसमें ये वाला जो फिंगर होता है हमारा, ये वाला फिंगर जो है इसको कहते हैं थंब, ये हो गया थंब, मतलब हमारा ये अंगूठा हो गया। और ये जो फिंगर है इसको कहते हैं फोर फिंगर, फोर फिंगर। और बीच वाला जो फिंगर है उसको कहते हैं मिडल फिंगर। अब ये क्या है कि भाई ये वाला जो फिंगर है इसको कहते हैं थंब, ये है फोर फिंगर, और बीच वाला जो है उसको कहते हैं मिडल फिंगर। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो तीनों जो हमारे फिंगर होंगे ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री पे दिखेंगे कैसे, एक मान लो ऐसे है, ऊपर जा रहा है और ये ऐसे है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में देखोगे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और देखोगे ये फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में भी कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब बन रहा है। इसका मतलब जब तीनों जो हमारे फिंगर है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो यही बताया हमारा फ्लेमिंग ने। अब फ्लेमिंग ने कहा जो फोर फिंगर है वो दिखाता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और जो थंब है वो दिखाता है फोर्स की डायरेक्शन। थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन, कि फोर्स थंब की ओर लगेगा। फोर फिंगर इंडिकेट करता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मिडल फिंगर क्या दिखाएगा, करंट को, जैसा इसमें बना हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब फील्ड और फोर्स और करंट, मतलब ये तीनों फिंगर दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर, फोर फिंगर दिखाएगा, मिडल फिंगर करंट की दिखाएगा डायरेक्शन को, और जो थंब जो दिखाएगा वो फोर्स को दिखाएगा। यही बताया किसने, हमारे पास फ्लेमिंग ने बताया। कि फ्लेमिंग ने क्या बात बोली, देखो कि आप स्ट्रेच करो, स्ट्रेच द थंब और फोर फिंगर और मिडल फिंगर, तीनों फिंगर हो गया, ऑफ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड बोला गया तो लेफ्ट हैंड, मान लो राइट हैंड है तो राइट हैंड आएगा, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये कितने डिग्री पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। इफ फोर फिंगर इज पॉइंट, जो फोर फिंगर पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, देन थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दिखाएगा और साथ ही साथ फोर्स को भी दिखाएगा, कौन, हमारा थंब दिखाएगा। यही कौन बताया हमारे पास, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसकी जगह राइट हैंड रूल भी आ सकता है, बस लेफ्ट की जगह राइट कर देना है, बस बाकी सारा सेम रहेगा। अब है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है, सोलिनॉइड कुछ भी नहीं है, एक बार मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट मैग्नेट जो होता है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह ही सोलिनॉइड क्या करता है, एक बिहेव करता है। बस हमने क्या करा कि मान लो कोई भी एक सिलेंडर, एक कोई भी हमने आयरन रॉड ले ली या कुछ भी ले लो, आयरन की होनी चाहिए बस, उसके अंदर कोई मेटल होना चाहिए। अब उसके हमने क्या कर दिया, कॉपर वायर से क्या कर दिया, उसको इंसुलेट कर दिया और उसको रैप कर दिया। अब रैप करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसमें करंट देंगे, तो उसमें अराउंड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाती है, जनरेट होने लग जाती है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो खुद को मतलब अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड कुछ नहीं है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बस। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब कॉपर वायर से हम क्या करेंगे, इसको टर्न्स कर देंगे, मतलब घुमा देंगे।
फिर क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप अराउंड क्लोजली सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इन द सिमिलर टू द बार मैग्नेट, जैसा बार मैग्नेट होता है, जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है और साउथ से नॉर्थ इनसाइड जाता है, तो सेम ही ये किसकी तरह होता है, ये बार मैग्नेट की तरह। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, जो सोलिनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब हर जगह देखोगे इसके बीच में अंदर इनसाइड, तो हर जगह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। लेकिन बाहर में देखोगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनें देखोगे मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे क्लोज में देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा है। इस वाले जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, और ये जो देखोगे इधर, ये जो है इधर यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे है मैग्नेट, मतलब लाइनें, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ी सी वीक है, कम है। और क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम बार मैग्नेट की तरह होगा। तो आउटसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के आउटसाइड कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ होगा, और इनसाइड द सोलिनॉइड कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। बस ये हो गया सोलिनॉइड। अब यहाँ पे क्या है, कुछ जैसे हमारे घर के अंदर सर्किट होता है, अब सर्किट जो है उसके अंदर क्या है, कुछ सेफ्टी डिवाइस होते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादातर खराब ना हो। अब क्या है, सर्किट हमारे घर में क्या होती है, सर्किट होती है। अब सर्किट है तो उसके अंदर कुछ सेफ्टी डिवाइस होता है कि मान लो कोई भी हमारे घर के अंदर आग उग लग गया, तो हमारी जो सेफ्टी डिवाइस है वो क्या करे, हमारे घर के अंदर आग उग ज्यादा लगने से क्या करे, उसको मतलब प्रोटेक्ट करे और उसको हम सेफ्टी रख सके, ठीक है। तो इसमें कुछ सेफ्टी डिवाइस का हम यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फ्यूज, अर्थ वायर का, और एमसीबी का। एमसीबी क्या होता है कि जैसे ही कोई भी करंट आया, उसके अंदर आग उग लग गया घर के अंदर वायर वायर में, तो एमसीबी सबसे पहले ब्लास्ट होगा। एमसीबी ब्लास्ट होगा, इसका मतलब सर्किट के अंदर क्या होगा, हमारे घर की जो सारी सर्किट अप्लायंस है वो थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा, बच जाएगा वो। तो इन सारे सेफ्टी का हम यूज करते हैं, जैसे अर्थ वायर भी हो गया, और इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज भी होता है कि जैसे एक गोले सेम ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, जैसे ये दिख ही रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, इसके अंदर एक थिन वायर होती है ऐसे, ये थिन वायर क्या होगा, इससे ये आएगा और ज्यादा वोल्टेज की करंट है तो ये क्या करेगा, फ्यूज जो है वो टूट जाएगा, टूटने के बाद आगे ये करंट जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब जो सारी अप्लायंस है घर की वो थोड़ी सी क्या रहेगी, मतलब सेफ रहेगी हमारी। तो ये तीन मेन इलेक्ट्रिकल फ्यूज डिवाइस है। और ये जो चैप्टर है, अब ये जो कंप्लीट जो फिजिक्स का जो पूरा रिवीजन है, ये क्या हो जाता है, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप इतना कर लोगे तो इतना मतलब काफी ज्यादा नंबर आ सकता है इसमें, ठीक है। तो अब क्या करना है कि बस इसमें क्या करना है, इसमें आपको 2x पे इसको देखना है और साथ ही साथ इसको रिवीजन करना है और पूरे